लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना इस मामले पर घटिया बयानबाजी शुरू कर दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। राउत को पीएम मोदी द्वारा बिहार रेजिमेंट की तारीफ पसंद नहीं आ रही है। सही मायने में राउत बिहार रेजिमेंट पर भी निशाना साध रहे हैं। राउत ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करने वाले पीएम मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन जवानों ने बहादुरी दिखाई तो दूसरे रेजिमेंट के जवान क्या सीमाओं पर तमाकू मलते बैठे थे। संजय राउत ने कहा कि सेना की कोई भी रेजिमेंट बस रेजिमेंट होती है। हर रेजिमेंट की अपनी परंपरा और गाथा है। सभी रेजिमेंट देश की होती है, किसी प्रांत, राज्य या किसी धर्म की नहीं होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव के कारण ही सेना में जाति और प्रांत का महत्व बताया जा रहा है। इस तरह की राजनीति कोरोना से भी बदतर है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष इस खुजली को खुजलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के कारण बिहार रेजिमेंट का नाम लिया जा रहा है। दरअसल 16 जून को भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष में बिहार रेजिमेंट के सबसे ज्यादा 13 जवान शहीद हुए थे और इसी को लेकर पीएम ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ की थी। शिवसेना के निशाने पर उत्तर भारतीय और बिहारी हमेशा रहते हैं और इसी वजह से राउत को पीएम का तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा है। सवाल है कि अगर बिहार रेजिमेंट की तारीफ कर पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया तो इसमें गलत क्या है? जबकि एक रेजिमेंट में दूसरे राज्य के जवान भी शामिल रहते हैं तो फिर बिहार चुनाव से इसका संबंध कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई है, लेकिन पार्टी में जारी आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक बार फिर उपचुनाव से पहले आमने सामने हैं। कमलनाथ ने पहले सिंधिया को टारगेट पर लिया था और अब सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया तो अब उनके निशाने पर दिग्गी राजा है। माना जा रहा है कि कमलनाथ अभी भी कुर्सी जाने के गम में डूबे हैं और उनके मुताबिक कांग्रेस की सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह का भी हाथ था। कई कांग्रेस नेताओं ने भी दबी जुबान में माना कि दिग्विजय की राज्यसभा पहुंचने की जिद से सिंधिया समर्थक विधायक पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए, लेकिन कमलनाथ चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब जबकि विधानसभा की 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं तो इसका बदला दिग्विजय सिंह से ले रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल को पीसीसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गोयल को दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है और कमलनाथ की इस कार्रवाई के बाद अब साफ हो गया है कि दिग्विजय के समर्थकों को कमलनाथ निपटाने में लगे हैं। वहीं इसके बाद अब एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी की शुरुआत भी हो गई है। सूत्रों के माने तो कमलनाथ दिग्गी के और भी समर्थकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। एमपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं और अगर पार्टी में ऐसा ही चलता रहा तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना पर जंग जारी है। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को महामारी से बचाने के लिए अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं और अपने ही गठबंधन के निशाने पर हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए सीएम ठाकरे जिम्मेदार हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं के निशाने पर भी शिवसेना है। एनसीपी भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना के रवैये से खुश नहीं है। इस बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार राज्य में कोविड-19 से करीब 1000 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने नहीं लाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फिर से लिखी चिट्ठी में फडणवीस ने उनसे कोरोना वायरस से हुई मौत की जानकारी कथित रूप से छिपाने के संबंध में जांच कराए जाने का अनुरोध किया है। फडणवीस ने 15 जून को मुख्यमंत्री को ऐसी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मुंबई में कोविड-19 से हुई मौत की जानकारी सामने नहीं लाने का जिक्र किया गया था। फडणवीस ने कहा कि 15 जून के उनके पत्र के बाद सरकार ने मुंबई में कोविड-19 से 950 लोगों की मौत की जानकारी दी। हालांकि अपने हालिया पत्र में उन्होंने सरकार पर कोरोना वायरस से हुई करीब 1000 लोगों की मौत की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौत की संख्या को सामने नहीं रखना राज्य सरकार की गलत नीति है। इन मौतों को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पिछले 3 महीने में कोविड-19 के कारण 1000 लोगों की मौत के मामले को सामने नहीं रखा गया। उद्धव ठाकरे राज्य को कोरोना के दलदल में फंसाकर चारों ओर से घिरे हुए हैं, लेकिन ठाकरे सरकार को ये समझना होगा कि कोरोना के मामले छिपाने से समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए उनको जरूरी कदम उठाने होंगे, तभी महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना के कहर से बच पाएगा। सोनिया गांधी के सबसे खास और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने पटेल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए एक और बड़ा घोटाला सामने आए।
प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम संदेशाना घोटाला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से पूछताछ की। हालांकि पटेल इस मामले में ईडी को कुछ बताने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने आप को सीनियर सिटीजन बताकर कोविड-19 गाइडलाइन के कारण पूछताछ नहीं करने को कहा था, लेकिन ईडी उनके घर पहुंच गई। ईडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि संदेशरा भाइयों ने भारतीय बैंकों को नीरव मोदी के मुकाबले कहीं ज्यादा चूना लगाया है। सूत्रों के मुताबिक जांच में स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, संदेशरा ग्रुप और उसके मुख्य प्रोमोटर्स नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने भारतीय बैंकों के साथ लगभग 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया, जबकि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए का झटका देने का आरोप है। सीबीआई ने 5,383 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के आरोप में कंपनी और उसके प्रोमोटरों के खिलाफ अक्टूबर 2017 में एफआईआर रजिस्टर किया था। उसके बाद ईडी ने मुकदमा दायर किया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि संदेशरा ग्रुप के विदेशों में स्थित कंपनियों ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से 9,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि लोन से मिली रकम का अनुमति से इतर इस्तेमाल किया और कुछ रकम को फर्जी देसी विदेशी संस्थाओं के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर किए। हालांकि जांच की फांस में अब पटेल भी फंस गए हैं और अगर इस मामले में अहमद पटेल की भूमिका सामने आती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। ईडी की एक टीम संदेशरा घोटाला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से पूछताछ की। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है। बीजेपी ने कांग्रेस का एक पुराना चिट्ठा खोल दिया है, जिसमें कांग्रेस का चीन के साथ साठगांठ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की तरफ से फंडिंग की जाती है। बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोपों के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। गाहे बगाहे कांग्रेस ये भी मान रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की तरफ से फंडिंग की गई है। दरअसल इसका सबूत पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का ये बयान है। चिदम्बरम ने कहा है कि मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देता है तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच बोलने में माहिर है। आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या करना है। इससे पहले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राजीव फाउंडेशन मामले पर स्वीकार किया कि आरजीएफ द्वारा दिव्यांगों के कल्याण और भारत चीन संबंधों पर शोध के लिए चीनी दूतावास से 1.45 करोड़ रुपए का अनुदान मिला था। वहीं बीजेपी पर लगातार हमला करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाने के बाद अभी तक चुप है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया गया। जेपी नड्डा ने कहा था कि संकट में लोगों की मदद के लिए बना पीएमएनआरएफ यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि आरजीएफ में चीन की तरफ से फंडिंग की गई है। इसके बाद से बवाल मचा है। हालांकि जब कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में विदेशी पैसे भी लगे हैं, तो कांग्रेस को इसका पूरा ब्यौरा भी देना चाहिए कि आखिर आरजीएफ में कौन कौन दूसरे देशों ने अनुदान दिया है और उस पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस ने कहां किया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी जहां पूरी तरह चुनावी मोड में है, पार्टी जनसंवाद के नाम से कर रही वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक मोदी सरकार के कामकाज को पहुंचा रही है, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी के मंच पर अपनी एंट्री कर दी है। वहीं कांग्रेस अभी भी उपचुनाव से पहले अपनी पार्टी को ही एक करने में जुटी है और पार्टी में गुटबाजी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कमलनाथ ने अपने स्तर पर जो सर्वे कराया था, उसमें अब तक पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने की रिपोर्ट मिली है। इसके साथ सर्वे में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के खिलाफ कोई मजबूत नाम भी सामने नहीं आ पाया है। 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 16 सीटें उस ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आती है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा दबदबा है और इन सीटों पर कांग्रेस अब तक मजबूत उम्मीदवारों का चयन ही नहीं कर पाई है। इन सभी सीटों पर जहां बीजेपी के उम्मीदवार करीब तय है, वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों की तलाश में भी जुटी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने चुनाव से पहले जो आंतरिक तौर पर सभी सीटों पर सर्वे कराया था, उसमें इन विधानसभाओं में संगठन स्तर पर भी पार्टी को जूझना पड़ रहा है और पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सिंधिया के क्षेत्र में बीजेपी पूरी तरह मजबूत दिख रही है। अगर एमपी में सर्वे सही हो गए और कांग्रेस को सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होगा, जिसका असर दूसरे चुनाव पर भी पड़ सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अध्यक्ष पद से मोह भंग हो गया।
हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर बहुत ड्रामा हुआ। राहुल को पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर मनाया, लेकिन राहुल नहीं माने और आखिरकार उनका इस्तीफा कांग्रेस में मंजूर हुआ। दरअसल इस पूरे कहानी को हुए अभी 1 ही साल हुए हैं कि राहुल फिर अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी बदौलत उनको अध्यक्ष पद दिया जाए, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी अपने पारिवारिक पार्टी कांग्रेस की जिम्मेदारी राहुल के कंधे पर दोबारा देना चाहती हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी जल्द हो सकती है। वो अपनी मां सोनिया गांधी को 135 साल पुरानी पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही राहुल गांधी की दोबारा ताजपोशी होगी। अगर राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो कई सवाल उठेंगे। पहला सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस में राहुल से योग्य कोई दूसरा नेता ही नहीं है जिसको अध्यक्ष बनाया जा सके। आखिर राहुल गांधी ने अपने पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की जिसकी वजह से उनको फिर से कांग्रेस की कमान दी जाए, या फिर राहुल गांधी का अध्यक्ष पद छोड़ना महज एक चुनावी ड्रामा था। सवाल कई हैं जिसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनावी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी की किसी बड़ी रैली में शामिल हुए तो उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिंधिया और बीजेपी की तोहरी चुनावी किलेबंदी में सेध लगाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने साथ लाना चाह रहे थे। इसको लेकर दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत भी हुई, लेकिन आखिरकार बात नहीं बन पाई और अब बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने उपचुनाव में कांग्रेस से दूरी बना ली है। उपचुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच कमलनाथ और प्रशांत किशोर की मुलाकातों को कांग्रेस अब घुमा फिरा के बात कर रही है। कांग्रेस की माने तो ऐसी बहुत सी मुलाकात होती रहती है, लेकिन मुलाकात होने का ये मतलब नहीं कि कंपनी काम करेगी। प्रशांत किशोर की तरफ से उनके सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज किया गया है कि जिसमें उनके उपचुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने की बात कही जा रही थी। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि उपचुनाव में कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद लेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर की मजबूत पकड़ होने का हवाला देते हुए उपचुनाव में बीजेपी को हराने का दावा किया था। हालांकि उपचुनाव से पहले पीके ने कांग्रेस को झटका दे दिया है और कांग्रेस और प्रशांत किशोर के मेल मिलाप होने से पहले ही दोनों अलग हो गए हैं। एमपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका पर झटका लग रहा है। इससे पहले कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच भी खींचतान चल रही है, जिसका पार्टी पर असर साफ दिख रहा है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में भी मुस्लिमों को लुभाने में लगी थी, लेकिन कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। कांग्रेस ने अचानक बड़ा बदलाव करते हुए तारिक अनवर की जगह समीर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पहले तारिक अनवर के नाम पर मुहर लगाई गई थी, वहीं अचानक समीर सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर हैरान करने वाली है। कांग्रेस ने आखिरी वक्त में ये फैसला इसलिए लिया है कि तारिक अनवर का बिहार में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ा है। दरअसल विधान परिषद की ये सीट मुस्लिम को देकर कांग्रेस ने चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी, क्योंकि पार्टी में दावेदारी की लंबी फहरिस्त थी और 3000 से ज्यादा दावेदारों ने सीट पर अपना दावा ठोका था, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। लेकिन नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना फैसला बदल लिया और तारिक की जगह अब समीर सिंह को उच्च सदन भेजेगी। तारिक अनवर पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया था। इससे पहले पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 में भी कटिहार से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनको यहां हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि कटिहार लोकसभा सीट से 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी जीतने में नाकाम रही थी। 2014 में तारिक अनवर ने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। दरअसल कांग्रेस विधान परिषद के बहाने विधानसभा चुनाव को साधने में लगी थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि तारिक को विधान परिषद भेजने से मुस्लिम मतदाता आकर्षित होंगे। हालांकि विधान परिषद चुनाव में ऐसा नहीं हो सका। पूरी दुनिया अब चीन के चाल को समझने लगी है। यूरोप से लेकर अमेरिका अब चीन के खिलाफ हो गए हैं। चीन अपने पड़ोसी देशों को खौफ दिखाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। भारत और चीन के बीच भी स्थिति सामान्य नहीं है। चीन एलएसी पर भारत के साथ बार बार उलझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत से चीन को पंगा लेना अब महंगा पड़ रहा है। भारत के साथ बॉर्डर पर तनातनी के बाद अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। एशिया में बढ़ती चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
एशिया में चीन के जुल्म को रोकने के लिए अमेरिका अब एशिया में अपनी सेना तैनात करने का फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में से 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका ये कदम ऐसे समय उठा रहा है कि जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का मुकाबला कर सके। सूत्रों के माने तो अमेरिका हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकाने डियो गार्सिया पर पहली बार में 9,500 सैनिकों को तैनात करेगा। इसके अलावा ताइवान भी अपने यहाँ सेना तैनाती के लिए जगह दे सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका का यह फैसला पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत दोस्ती का भी नतीजा है, क्योंकि चीन ने जैसे ही भारत को आग दिखाने की कोशिश की है, अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।